हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के बारे में अकॉर्डिंग टू DSM-5 और हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होते क्या हैं और कितनी टाइप के होते हैं। फिर हम एक एक करके सारे डिसऑर्डर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उनका क्राइटेरिया देखेंगे अकॉर्डिंग टू DSM-5, उनकी प्रेवलेंस को देखेंगे, उनकी इटियोलॉजी को देखेंगे और एंड पे हर डिसऑर्डर का डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे। तो आप लोगों ने इन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को विद व्हाट आर द कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। बेसिकली कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है। बेसिकली ऐसे डिसऑर्डर्स बहुत बचपन में स्टार्ट हो जाते हैं और जिंदगी के हर पहलू को सिवियरली इफेक्ट करते हैं। ये डिसऑर्डर्स होते हैं जो इंसान की लैंग्वेज समझने, बोलने और दूसरों से बातचीत करने की एबिलिटी को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। चूंकि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स एक अम्ब्रेला टर्म है, तो इसमें 4 मेजर टाइप्स शामिल हैं। पहला लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स, चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर जिसे हम स्टटरिंग भी कहते हैं, और सोशल फ्रेगमेंटेड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। अच्छा, इसके अलावा अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं, लेकिन मेजरली ये 4 ही होते हैं। इन सारे डिसऑर्डर्स का जो इंट्रोडक्शन है वो आज के लेक्चर में कवर करेंगे और फिर इनको डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो इस डिसऑर्डर में जो इंडिविजुअल होता है उससे वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और इनकी लैंग्वेज स्किल्स इनकी एज स्टैंडर्ड डेवलपमेंट से काफ़ी कम होती है। अगर हम स्पीच साउंड डिसऑर्डर की बात करें तो इस डिसऑर्डर में अक्सर जो इंडिविजुअल होता है वो साउंड्स या अल्फ़ाबेट्स में से किसी एक को या कुछ को सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में ये होता है कि लोग उनकी बात सही से समझ नहीं पाते और कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है। चाहे बच्चा सब कुछ समझ रहा हो, लेकिन वो अपनी बात शायद सही तरह से कन्वे नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली हो नहीं पाती। थर्ड नंबर पे आ जाता है चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर, जिसे हम स्टटरिंग भी कहते हैं। इस डिसऑर्डर में बच्चा बोलते वक्त रुकावटों का शिकार होता है, जैसे लफ्जों को बार बार दोहराना या रिपीटेशन करना किसी वर्ड की, या बार बार वर्ड्स बोलते हुए कुछ वर्ड्स को रिपीट करना। दूसरा होता है प्रोलोंगेशन, यानी लफ्जों को खींचना, या फिर ब्लॉकिंग, ये बोलने में रुकावट हो जाना बच्चे को। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मम मुझे पापा पानी चाहिए। तो ये स्पीच पैटर्न जो है ये बच्चे में एंजाइटी भी पैदा करता है और वो बोलने से भी अक्सर घबराता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है सोशल फ्रेगमेंटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में जो इंडिविजुअल होता है वो वर्ड्स और सेंटेंसेस सही तरह से यूज कर लेता है, लेकिन कम्युनिकेशन का सोशल एक्सपेक्ट समझने में बहुत चैलेंज फेस करना पड़ता है ऐसे इंडिविजुअल को। जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल बातचीत करने में उसे फर्क समझ नहीं आता कि फॉर्मल बात में कैसे आपने बोलना है और इनफॉर्मल बात को कैसे आपने कन्वे करना है। कन्वर्सेशन का टॉपिक चेंज करना ना आना, या फिर इनडायरेक्ट बातों का मतलब समझने में प्रॉब्लम होना, यानी ऐसे प्रोवर्ब्स जिनको एक नॉर्मल बच्चा प्रॉपर्ली समझ जाता है, लेकिन जो बच्चे सोशल फ्रेगमेंटेड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के साथ होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि इनडायरेक्ट बातों का उनको मतलब समझ नहीं आता। इस वजह से उनका सोशल इंटरेक्शन और रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। इन शॉर्ट, ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो बचपन में स्टार्ट हो जाते हैं और अगर वक्त पर इनको आइडेंटिफाई ना किया जाए तो लर्निंग, सोशल लाइफ और इमोशनल वेलबींग को बहुत ही ज़्यादा डीपली इफेक्ट कर सकते हैं। पर द गुड न्यूज़ इज़ कि अगर इनका अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉपर इंटरवेंशन हो जाए तो बच्चे को बहुत ज़्यादा आसानी होती है। बच्चे अपनी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हर बच्चा जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो उनका एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो भी डिफरेंट। यहाँ पर हमारे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स का जो इंट्रो है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट से हम एक एक करके इन सारे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स पे पढ़ेंगे, इनका इंट्रोडक्शन, और DSM-5 के मुताबिक इनका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो प्रेवलेंस, इटियोलॉजी और फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में भी हम बात करेंगे। टू माय चैनल, आज से हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, और लास्ट वीक हमने कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स का जो ओवरव्यू है, जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ा था, और आज से हम उसके अंडर जो डिसऑर्डर्स फॉल करते हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू DSM-5। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर विद आवर फर्स्ट डिसऑर्डर विच इज़ लैंग्वेज डिसऑर्डर।
बेसिकली लैंग्वेज डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है उसको लैंग्वेज सीखने, समझने और यूज़ करने और दूसरों के साथ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये सिर्फ बोलने तक लिमिटेड नहीं होता, ये लिखने, सुनने और साइन लैंग्वेज को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर हम लैंग्वेज डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें अकॉर्डिंग टू DSM-5TR, तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि परसिस्टेंट डिफ़िकल्टीज़ इन एक्यूजेशन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस modalities, spoken, written, sign language or other, due to deficit in comprehension and production। यानी एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ऐसा बच्चा जिसको लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है उसको लैंग्वेज सीखने और यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं, चाहे वो बोलने के लिए हो, लिखने के लिए हो या इवन साइन लैंग्वेज में भी उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इस डिफ़िकल्टी का ताल्लुक कंप्रीहेंशन यानी समझने और प्रोडक्शन यानी बोलने या सीखने से या लिखने से होता है। These include the following: reduced vocabulary, word knowledge and use। इन तीनों मेजर एस्पेक्ट्स में हो सकता है। पहला है रिड्यूस्ड वोकेबलरी यानी ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा कम लिमिटेड लफ्ज़ जानता है और उसका जो सही यूज़ है वो उसको करना नहीं आता, यानी उसके पास एक तो वोकेबलरी होती भी कम है और जो होती है उसको सही तरह से उसको यूज़ करना नहीं आता। जैसे वो सिर्फ बेसिक वर्ड्स जानता है, वाटर, फूड, मामा, और नए अल्फाज नहीं सीख पाता। सेकंड इज limited sentence structure, ability to put word and word endings together to form sentences based on the rules of grammar and morphology। यानी limited sentence structure मतलब ग्रामर ठीक नहीं होती या sentences छोटे और गलत होते हैं, जैसे मैं go park instead of I am going to park। Last one is impairment in disclosure, ability to use vocabulary and connect sentences to explain or describe a topic or series of events or have a conversation। यानी ऐसे बच्चे अपनी बात ठीक से कह नहीं पाते या सेंटेंसेस को करेक्ट कर नहीं पाते, वो कहानी नहीं सुना पाते या बात को डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इनका इम्पेयरमेंट होता है डिस्क्लोजर में। क्राइटेरिया बी कहता है कि लैंग्वेज एबिलिटीज आर सब्सटेंशियली एंड क्वांटिफाइबली बिलो दोज एक्सपेक्टेड फॉर एज, रिजल्टिंग इन फंक्शनल लिमिटेशंस in effective communication, social participation, academic achievements, or occupational performance individually or in any combination। यानी ये जो डिफ़िकल्टीज़ ऐसे इंडिविजुअल को, ऐसे बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं वो छोटी नहीं होती बल्कि एज के मुताबिक एक्सपेक्टेड लेवल से बहुत कम होती हैं या हमेशा बिलो एवरेज होती हैं, जिसका असर बच्चे की कम्युनिकेशन पर, सोशल रिलेशनशिप्स, स्कूल परफॉर्मेंस पे या फ्यूचर जॉब एबिलिटीज़ पर भी हो सकता है। सी क्राइटेरिया ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज़ इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने उसमें कॉमन फीचर्स पढ़े थे, तब मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जो भी डिसऑर्डर्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर फॉल करेंगे उन सब डिसऑर्डर्स का जो ऑनसेट होगा वो हमेशा अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज होगी, यानी बचपन से ही ये डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाते हैं। ये डिसऑर्डर्स कभी भी किसी इंजरी या किसी ट्रॉमा के नतीजे में नहीं होते, ये इनका ऑनसेट बचपन से होता है। Last but not the least, D criteria के according the difficulties are not attributed to hearing or other sensory impairments, motor dysfunction or another medical or neurological condition and are not better explained by intellectual disability or global developmental delay। यानी ऐसे issues या ये disorder किसी और sensory या motor impairment की वजह से नहीं होते, जैसे hearing loss, physical disability, और ये intellectual disability और global developmental delay से भी explain नहीं किए जा सकते, यानी उनका क्राइटेरिया भी मीट नहीं करते। यानी अगर बच्चा स्लो लर्नर है ओवरऑल तो वो लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं होगा। लैंग्वेज डिसऑर्डर तब डायग्नोस होगा जब प्रॉब्लम सिर्फ लैंग्वेज में हो। अगर मैं इन सारे सिम्टम्स को आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप हमेशा से याद कर लें कि परसिस्टेंट डिफ़िकल्टीज़ इन एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज, यानी ऐसे बच्चों को, इंडिविजुअल्स को ज़बान सीखने और यूज़ करने में लगातार मुश्किल हो रही होती है, वो नए अल्फाज और ग्रामर रूल्स आसानी से नहीं सीख पाते। लैंग्वेज एबिलिटीज़ आर सब्सटेंशियली बिलो व्हाट एक्सपेक्टेड फॉर देयर एज, यानी ऐसे बच्चों की जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं उनकी एज के नॉर्म्स से काफ़ी नीचे होती हैं। जैसे अगर वो 5 साल का बच्चा
चाहे तो वो 2 साल के लेवल का बोल रहा होगा। इनका ऑनसेट जो होता है वो हमेशा अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में होता है। ये प्रॉब्लम छोटी एज से ही स्टार्ट हो जाती है, बचपन से ही हो रही होती है। किसी को नज़र कम आती है अक्सर, लेकिन ये बचपन से ही प्रॉब्लम हो रही होती है, किसी इंजरी के नतीजे में ये नहीं हो सकती। लास्ट आ जाएगा नॉट एट्रीब्यूटेड टू अदर कंडीशंस, यानी ये प्रॉब्लम किसी और मेडिकल, किसी हियरिंग लॉस, किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से नहीं हो सकती। अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो रिसर्चर्स के मुताबिक लगभग 3 से 7% के बच्चे इस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। ये एक कॉमन कंडीशन है लेकिन अक्सर पहचानने में नहीं आती, यानी इसका डायग्नोसिस हमेशा लेट होता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। अगर हम इटियोलॉजी यानी कॉजेज़ की बात करें तो फर्स्ट कॉज तो आ जाएगा जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे FOXP2 जीन जो होता है, जो कि स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, उसकी म्यूटेशंस लैंग्वेज डिसऑर्डर्स काज कर सकती हैं और ये एक इंसान के जीन्स में हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर पेरेंट्स या सिबलिंग्स में किसी और को ये प्रॉब्लम रही है तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है लो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस। जिन फैमिलीज़ में एक्सपोजर बहुत कम होता है, बुक्स, कन्वर्सेशंस और एजुकेशन की कमी होती है, वहाँ लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होने में बहुत ज़्यादा रुकावटें या बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इंडिविजुअल को। प्री मैच्योर बर्थ या लो बर्थ वेट जैसे बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट फुली मैच्योर नहीं होती, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं। अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो ये डिसऑर्डर को अक्सर दूसरी कंडीशंस के साथ डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका जो डायग्नोसिस है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनके साथ डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू गिव एनी डायग्नोसिस। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें कम्युनिकेशन के साथ साथ रिपीटेटिव बिहेवियर्स भी होते हैं, जबकि जो लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है उसमें सिर्फ कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस होती हैं, कम्युनिकेशन चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किसी किस्म का कोई रिपीटेटिव बिहेवियर शो नहीं होता। सेकंड नंबर पे आ जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जहाँ पर ओवरऑल जो इंसान का IQ होता है वो लो होता है, साथ में लैंग्वेज लो होती है। लेकिन जो लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है उसमें सिर्फ लैंग्वेज का मसला होता है, IQ का ऐसा मसला नहीं होता। थर्ड नंबर पे आ जाता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जहाँ सुनाई नहीं देने की वजह से लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाती। लास्ट है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे एपिलेप्सी, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी वगैरह में भी लैंग्वेज के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसको चूँकि हमने क्राइटेरिया में भी पढ़ा था, ये एक्सक्लूडेड है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में। इन शॉर्ट, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स एक सीरियस बट मैनेजेबल कंडीशन है। अगर किसी बच्चे को बोलने, समझने या कम्युनिकेट करने में डिले हो रहा है तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन और स्पीच लैंग्वेज थेरेपी से काफ़ी बेहतरी लाई जा सकती है। रिमेंबर, हर बच्चा यूनिक होता है और उनका जो डेवलपमेंट होता है वो समझना और सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर के बारे में, जिसे हम स्टटरिंग के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये एक किस्म का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट होता है। इसमें बच्चे को फ्लुएंसी और स्पीच टाइम पैटर्न मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इससे डिटेल में कवर करेंगे। हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसकी प्रेवलेंस के बारे में बात करेंगे, एंड देन इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, और लास्टली हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर विद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM-5TR। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कहता है, क्राइटेरिया ए के अकॉर्डिंग डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल फ्लुएंसी एंड द टाइम पैटर्निंग ऑफ द स्पीच दैट आर इनएप्रोप्रिएट फॉर द इंडिविजुअल्स एज एंड लैंग्वेज स्किल्स persist over time and are characterized by frequent occurrences of one or more of the following। यानी जो बच्चे का बोलने का पैटर्न होता है वो एज के अकॉर्डिंग नहीं होता, मतलब स्पीच नेचुरल रिदम्स और टाइमिंग फॉलो नहीं करती। ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली या लॉन्ग टाइम के लिए होती है और बच्चे फ्रिक्वेंटली इस पैटर्न को शो करते रहते हैं। अब कौन से पैटर्न्स इसमें इंक्लूडेड हैं? पहला तो आ जाएगा साउंड एंड स्लेबल रिपीटेशन, यानी बच्चे वर्ड्स के साउंड्स या स्लेबल्स को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे बाबा बाल। ये रिपीटेशन उनकी फ्लुएंसी को ब्रेक करता है। सेकंड आ जाएगा साउंड प्रोलोंगेशंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स एज वेल एज वॉवल्स, यानी बच्चे कुछ लेटर्स को अननेसेसरी लंबा स्ट्रेच करते हैं, जैसे स्नेक,
या मम्मा मॉम, ये भी नॉर्मल स्पीच रिदम को डिस्टर्ब करता है। थर्ड नंबर पे आ जाएगा ब्रोकन वर्ड्स, सपोज पोज विद इन अ वर्ड, जैसे बच्चे एक वर्ड के बीच बीच में पोज लेते हैं, जैसे टू डे, ये वर्ड्स को नेचुरली कंप्लीट नहीं करने देते। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा ऑडिबल और साइलेंट ब्लॉकिंग, फिल्ड और अनफिल्ड पोज इन स्पीच, बच्चे बोलते वक्त कभी कभी साउंड ब्लॉक कर जाते हैं, कभी ये ऑडिबल होता है कभी साइलेंट होता है, मतलब वर्ड्स निकल नहीं रहे या हेजिटेट कर रहे हैं। फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा सर्क्यूमलोकेशन, वर्ड सब्सटीट्यूशंस टू अवॉइड प्रॉब्लमेटिक वर्ड्स, बच्चे उन वर्ड्स को अवॉइड करते हैं जहाँ प्रॉब्लम होती है और उनके बदले दूसरे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे दैट थिंग इंस्टेड ऑफ सेइंग बॉल। सिक्स नंबर पे आ जाएगा वर्ड्स प्रोड्यूस्ड विद एन एक्सेस ऑफ फिजिकल टेंशन, स्पीच करते वक्त बच्चे के मसल्स अननेसेसरीली टाइट हो जाते हैं और बोलने में उनको फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। सेवेंथ नंबर पे आ जाता है मोनोसिलेबिक होल वर्ड repetitions, suppose I see them, बच्चे पूरे सिंगल सिलेबल वर्ड्स बार बार रिपीट करते हैं, जैसे I want that, ये भी स्पीच फ्लुएंसी डिस्टर्ब कर सकता है। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग द डिस्टर्बेंस काजेस एंजाइटी अबाउट स्पीकिंग और लिमिटेशन इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सोशल पार्टिसिपेशन, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस। अच्छा, ये मतलब इसका ये बनता है कि स्टटरिंग सिर्फ बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को बोलने के डर या एंजाइटी में मुब्तला कर देता है। सोशल सिचुएशंस में, घर में कम्युनिकेशन टास्क उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना देता है। क्राइटेरिया सी कहता है कि द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज़ इन अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड, ये जो मैंने पहले भी काफ़ी डिसऑर्डर्स में, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आप लोगों को बताया कि जो भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमेशा अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड्स में ही सामने आते हैं। स्टटरिंग बचपन में स्टार्ट होता है यूजुअली 2 to 7 ईयर्स की एज के बीच में। क्राइटेरिया डी कहता है कि द डिस्टर्बेंस इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू स्पीच मोटर और सेंसरी डेफिसिट, डिसफ्लुएंसी एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल इंसल्ट, स्ट्रोक, tumor, trauma or another medical condition and is not better explained by any other mental disorder। ये इंश्योर करता है कि स्टटरिंग किसी और मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से नहीं होना चाहिए, मतलब ये प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली है और किसी स्ट्रोक या हेयरिंग प्रॉब्लम या मेंटल डिसऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं होती। इन सिंपल वर्ड्स अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, इस डिसऑर्डर में बच्चे के स्पीच में फ्रिक्वेंट ब्रेक्स या रिपीटेशंस या प्रोलोंगेशंस होती हैं, मतलब बच्चा एक ही वर्ड बार बार रिपीट करता है या फिर एक साउंड अननेसेसरीली स्ट्रेच करता है, या फिर उनकी जो एज होती है वो उनके लिए वो नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होती और उनकी जो सोशल और एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वो इफ़ेक्ट होती है उनके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो स्टटरिंग की प्रेवलेंस बच्चों में 5% तक होती है और ज़्यादातर केसेस एडोलेसेंस तक रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन 1% केसेस अडल्टहुड तक परसिस्ट करते हैं। बॉयज़ में ये डिसऑर्डर गर्ल्स से ज़्यादा कॉमन देखा गया है। अच्छा, अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी में जेनेटिक फैक्टर्स और न्यूरोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये तीनों आ जाते हैं। अच्छा, वो कैसे? अगर हम जेनेटिक फैक्टर्स की सिर्फ बात करें तो अगर फैमिली हिस्ट्री में स्टटरिंग हो तो बच्चे को भी स्टटरिंग डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जीन्स यहाँ स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। अगर हम न्यूरोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो बच्चे के ब्रेन के स्पीच प्रोसेसिंग एरियाज जैसे ब्रोकास और वर्निकास एरियाज नॉर्मल से थोड़े डिफरेंट होते हैं, जिनकी वजह से फ्लुएंसी इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, एंजाइटी या कम्युनिकेशन के प्रेशर से स्टटरिंग और वर्सन हो सकती है, मतलब होम या स्कूल के इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट करते हैं इसमें। अच्छा, अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनके साथ डायग्नोसिस देने से पहले डिफरेंशिएट करना इस डिसऑर्डर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें पहला डिसऑर्डर आ जाता है नॉर्मल स्पीच डिसफ्लुएंसी। बचपन में लर्निंग और लैंग्वेज डेवलपमेंट के दौरान नॉर्मल डिसफ्लुएंसीज हो सकती हैं, जैसे ओकेशनल रिपीटेशंस जो ग्रेजुअली रिजॉल्व हो जाती हैं। इसके अलावा सेकंड डिसऑर्डर आ जाता है सेंसरी डेफिसिट, हेयरिंग प्रॉब्लम या ऑडिटरी प्रोसेसिंग इश्यूज़ की वजह से भी स्पीच फ्लुएंसी इफ़ेक्ट हो सकती है, लेकिन ये स्टटरिंग से थोड़ी अलग होती है।
इसके अलावा थर्ड डिसऑर्डर आ जाता है न्यूरोलॉजिकल इंजरी। स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर या ट्रॉमा की वजह से डिसफ्लुएंसी हो सकती है, लेकिन चाइल्डहुड ऑनसेट स्टटरिंग यूजुअली न्यूरोलॉजिकल इंजरीज से रिलेटेड नहीं होती, यानी ये इंजरीज के बगैर होती है। इसके अलावा लास्ट आ जाता है टोरेट्स डिसऑर्डर। टोरेट्स डिसऑर्डर में मोटर और वोकल टिक्स होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, लेकिन स्टटरिंग की तरह कंटिन्यूस फ्लुएंसी इश्यूज नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर हमारा चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने कम्युनिकेशन डिसऑर्डर स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हमने पहला डिसऑर्डर कवर कर लिया था विच वाज लैंग्वेज डिसऑर्डर, और आज हम उसका सेकंड डिसऑर्डर कवर करेंगे विच इज़ स्पीच साउंड डिसऑर्डर। अगर हम स्पीच साउंड डिसऑर्डर की बात करें तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को बोलने के साउंड्स को ठीक तरह से प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम होती है, यानी उसकी जो स्पीच की क्लियरिटी है कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग या वोकेबलरी है नेसेसरीली इफ़ेक्ट नहीं होती। यानी इस डिसऑर्डर में मोस्टली जो मसला होता है वो साउंड प्रोडक्शन में होता है। अगर हम स्पीच साउंड डिसऑर्डर के क्राइटेरिया की बात करें, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की अकॉर्डिंग टू DSM-5TR, तो इसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो कहता है कि persistent difficulty with speech sound production that interferes with speech intelligibility or prevents verbal communication of messages। यानी इसका मतलब है कि ऐसे बच्चे को बोलने के साउंड्स को ठीक तरीके से प्रोड्यूस करने में मुश्किल होती है या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और ये प्रॉब्लम रोज़मर्रा की कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है। लोग उसकी बात को क्लियरली समझ नहीं पाते, स्पीच की जो समझ है वो रुकावट बन जाती है कम्युनिकेट करने में। सपोज़ अगर ऐसा बच्चा आर को डब्ल्यू प्रोनाउंस करता है, जैसे रैबिट को वैबिट, या कुछ साउंड्स छोटे देता है, कुछ बड़े देता है, कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, जैसे स्कूल को कूल। सेकंड क्राइटेरिया कहता है कि द डिस्टर्बेंस काजेस लिमिटेशंस इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन दैट इंटरफेयर्स विद सोशल पार्टिसिपेशन, एकेडमिक अचीवमेंट्स और ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस इंडिविजुअली और इन एनी कम्बाइनेशन। यानी ये जो इश्यूज़ होते हैं ये इतने गहरे हो जाते हैं कि बच्चे की जो स्कूल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, स्कूल परफॉर्मेंस है या फ्यूचर वर्क की एबिलिटी है, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ बात करते हुए घबराता है, क्लास में जवाब नहीं दे पाता, इन शॉर्ट दूसरों को उसकी बात समझ नहीं आती, या फिर अगर स्कूल की बात करें तो टीचर्स को उसकी बात समझ नहीं आती या वो समझ नहीं पाती, या दूसरे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं उसकी बात सुनकर। सी क्राइटेरिया कहता है कि ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज़ इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। अगेन जो मैंने आप लोगों को लास्ट डिसऑर्डर में भी बताया था कि इस कैटेगरी के जो भी डिसऑर्डर्स होंगे उनका जो ऑनसेट होगा वो हमेशा जो है वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड होगा। ये प्रॉब्लम बचपन से ही स्टार्ट होती है और ग्रेजुअली नोटिसेबल होती है जब बच्चा बोलना शुरू हो जाता है। मतलब होती बचपन से है, लेकिन बहुत मर्तबा नोट करते हुए या इसकी आइडेंटिफिकेशन में, इसके डायग्नोसिस में बहुत टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। डी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिफिकल्टीज आर नॉट एट्रीब्यूटेड टू द congenital or acquired conditions such as cerebral palsy, cleft palate, deafness or hearing loss, traumatic brain injury or other medical or neurological conditions। यानी ये प्रॉब्लम किसी मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से नहीं होनी चाहिए, और ना ही ये क्लेफ्ट पैलेट या सेरिब्रल पाल्सी की वजह से होनी। अच्छा, सेरिब्रल पाल्सी क्या है? सेरिब्रल पाल्सी बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें ब्रेन मसल्स को सही तरह से सिग्नल नहीं भेज पाता। ये अक्सर बर्थ से पहले यानी प्री नेटल स्टेज पर या फिर बर्थ के दौरान होता है, और इसमें मूवमेंट, बैलेंस या बॉडी कंट्रोल में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बच्चे को, और इस कंडीशन को कहते हैं सेरिब्रल पाल्सी। और दूसरी होती है क्लेफ्ट पैलेट। जब बच्चे का जो माउथ का जो रूफ होता है वो फुली तरह से क्लोज़ नहीं हो पाता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वहाँ एक गैप या ओपनिंग होती है जिसकी वजह से खाने, बोलने या कभी कभी सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसकी वजह से भी नहीं होना चाहिए, ना फिर किसी हेयरिंग लॉस की वजह से या किसी क्लियर ना बोलने की वजह से। तो ये स्पीच साउंड डिसऑर्डर नहीं हो सकता इनमें से अगर कोई भी कंडीशन हो। अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो ये डिसऑर्डर 8% से लेकर 9% बच्चों में पाया जाता है, और बॉयज़ में गर्ल्स के मुकाबले में ज़्यादा कॉमन देखा गया है, और ये कॉमन और मैनेजेबल इशू है। लेकिन अगर टाइम पे ट्रीट किया जाए या टाइम पे मैनेज करने की कोशिश की जाए तो एकेडमिक और सोशल लाइफ दोनों पर असर बहुत कम डलता है। लेकिन इन केस अगर बहुत डिले डायग्नोसिस होता है तो उसमें इश्यूज़ क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम एटियोलॉजी की बात करें यानी कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो पहला इशू आता है फैमिली हिस्ट्री का। अगर घर में किसी और
को चाइल्डहुड स्पीच इश्यूज़ रहे हैं तो रिस्क बढ़ जाता है और ऐसे बच्चे में होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकंड कॉज आ जाता है ओरल मोटर प्रॉब्लम्स, जब टंग और लिप्स या जॉ की मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन की कमी हो, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है या ये इसका कॉज हो सकता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे माइल्ड सेरेब्रल पाल्सी या अदर ब्रेन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कॉज हो सकते हैं इसका। लास्ट पे आ जाता है लैक ऑफ स्टिमुलेशन, जब बचपन में बच्चे को बोलने, सुनने या इंटरेक्ट करने का प्रॉपर टाइम ना मिला हो। अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें, यानी ऐसे डिसऑर्डर्स की बात करें जिनसे इसको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है बिफोर प्रेजेंटिंग एनी डायग्नोसिस, क्योंकि ऐसी कंडीशंस इस डिसऑर्डर से मिलती जुलती हैं। पहले नंबर पे आ जाता है नॉर्मल स्पीच वेरिएशन। बच्चों का स्पीच डेवलपमेंट एक फिक्स टाइम टेबल फॉलो नहीं करता। हर बच्चा अपने पेस में वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखता है। सपोज कोई बच्चा 2 साल में पूरी तरह से सेंटेंसेस बोल पाता है, कोई 3 साल में, तो इसका मतलब हमेशा डिसऑर्डर नहीं होता। कभी भी अगर स्पीच डिले है तो वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट नहीं होती अनटिल अनलेस के सारा क्राइटेरिया मैच हो रहा हो। कभी कभी ये नॉर्मल वेरिएशन भी हो सकती है। सेकंड, हेयरिंग लॉस आ जाता है, यानी कि अगर बच्चा क्लियरली सुन नहीं पा रहा तो वो नेचुरली साउंड्स को सही तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा या उसको साउंड प्रोड्यूस करने में मुश्किल हो सकती है, स्पीच अनक्लियर हो सकता है और सर्टन साउंड्स मिसिंग हो सकते हैं। तो अगर हाई पिच्ड साउंड्स सुनाई नहीं देते तो एस और एफ जैसे वर्ड्स मिस हो जाते हैं, जो कि इसके हेयरिंग लॉस के अंडर आता है। नेक्स्ट आ जाता है क्लेफ्ट पैलेट और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़। जब माउथ या पैलेट की स्ट्रक्चर में कोई डिफ्लेक्ट आ जाता है, जैसे क्लेफ्ट पैलेट, तो एयर फ्लो और आर्टिकुलेशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इस वजह से स्पीच अनक्लियर होती है, चाहे बच्चे का जो ब्रेन है वो स्पीच सही तरह से प्रोड्यूस कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसको प्रॉब्लम आ रही होती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है सिलेक्टिव म्यूटिज़म। ये एक एंजाइटी बेस्ड कंडीशन है। बच्चा नॉर्मल स्पीच एबिलिटी रखता है, लेकिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस जैसे स्कूल या स्ट्रेंजर्स के सामने बिल्कुल चुप हो जाता है। और ऐसे बच्चे घर पर फ्रीली बोलते हैं लेकिन क्लास में टीचर्स के सवालों का जवाब नहीं दे पाते, या ये स्पीच प्रोडक्शन नहीं होती बल्कि इसको इमोशनल साइकोलॉजिकल इशू कहते हैं। और यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स का सेकंड डिसऑर्डर जो है स्पीच साउंड डिसऑर्डर वो ख़त्म होता है। और आप लोगों को कोई भी बात अगर सही तरह से समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किए हुए थे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स और आज हमारा टॉपिक है सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, जो कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के अंडर फॉल करता है और ये हमारा सेकंड लास्ट डिसऑर्डर है। ऐसा समझें कि ये लास्ट डिसऑर्डर है, उसके बाद हमारा एक ही डिसऑर्डर रह जाता है विच इज़ अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता क्या है। तो बेसिकली ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ बच्चे को लैंग्वेज यूज़ करने में स्पेसिफिकली सोशल सिचुएशंस में प्रॉब्लम होती है। मतलब वर्ड्स और ग्रामर तो सही समझ आ जाती है, लेकिन सोशल रूल्स और कम्युनिकेशन फॉलो करने में डिफ़िकल्टी पेश आती है। और अगर हम इसका क्राइटेरिया देखें अकॉर्डिंग टू DSM-5TR, तो क्राइटेरिया ए कहता है कि अ persistent difficulties in social use of verbal and non-verbal communications as manifested by all of the following। यानी बच्चे के जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस हैं दोनों में सोशल कॉन्टेक्स्ट के लिए प्रॉब्लम होती है। मतलब वो नेचुरली सोशली अप्रोप्रिएट बोल नहीं पाता या गेस्चर्स यूज़ नहीं कर पाता। इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ इंक्लूडेड हैं, जिन पे पहले नंबर पे आ जाती है डेफिसिट इन यूजिंग कम्युनिकेशन फॉर सोशल पर्पसेस। बच्चे ग्रीटिंग्स, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन या सोशल इंटरेक्शंस प्रॉपरली नहीं कर पाते, जैसे हेलो कहना या अपनी बात क्लियरली शेयर करना सोशल कॉन्टेक्स्ट के लिए इनअप्रोप्रिएट होती है इनके। सेकेंड नंबर पे आ जाता है इम्पेयरमेंट ऑफ एबिलिटी टू चेंज कम्युनिकेशन टू मैच कॉन्टेक्स्ट और नीड्स ऑफ द लिसनर। बच्चे अपनी स्पीच को एडजस्ट नहीं कर पाते, जैसे क्लासरूम और प्लेग्राउंड में डिफरेंटली बोलना या अडल्ट और बच्चे के साथ स्पीच एडजस्ट करना, ओवरली फॉर्मल या इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है ऐसे बच्चों को। थर्ड नंबर पे आ जाता है डिफ़िकल्टीज़ फॉलोइंग रूल्स फॉर कन्वर्सेशंस एंड स्टोरी टेलिंग। बच्चे कन्वर्सेशंस के दौरान टर्न टेकिंग नहीं कर पाते, मिसअंडरस्टूड होने पर रिफ्रेज नहीं कर पाते और वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल्स जैसे गेस्चर्स या आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर पाते। फोर्थ नंबर पे आ जाता है डिफ़िकल्टीज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, इनडायरेक्ट मीनिंग्स,
ईडियम्स, जोक्स, मेटाफोर्स या मल्टीपल मीनिंग्स समझना मुश्किल होता है ऐसे बच्चों के लिए। बच्चे लिटरल मीनिंग ही समझते हैं और सोशल क्यूज़ मिस कर जाते हैं। क्राइटेरिया बी के अकॉर्डिंग द डेफिसिट्स रिजल्ट इन फंक्शनल limitations in effective communication and social participation, social relationships, academic achievements और occupational performance। ये डेफिसिट सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है बल्कि बच्चे की सोशल लाइफ, स्कूल परफॉर्मेंस और रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करती है। मतलब कम्युनिकेशन उनकी डेली लाइफ में लिमिटेड और चैलेंजिंग होती है। इसी तरह क्राइटेरिया सी कहता है कि द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इज़ इन अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड्स। वही कॉमन फीचर, ये डिसऑर्डर यूजुअली बचपन में स्टार्ट होता है लेकिन कभी कभी तब तक क्लियरली विजिबल नहीं होता जब तक सोशल डिमांड्स और उनकी एबिलिटीज़ से ज़्यादा ना हो जाएं। जैसे स्कूल में इंटरेक्शन या ग्रुप एक्टिविटीज़ में इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो जब तक उतना बर्डन ना आए वो सिम्टम्स विजिबल नहीं होते। और क्राइटेरिया डी कहता है कि द सिम्टम्स आर नॉट attributable टू another medical and neurological condition, are low abilities in domains of word structure and grammar, and are not better explained by autism spectrum disorder, intellectual disability disorder, global developmental delay and another mental disorder। यानी क्राइटेरिया डी के अकॉर्डिंग ये इंश्योर करता है कि जो सोशल फ्रेगमेंटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है वो किसी मेडिकल, न्यूरोलॉजिकल या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से नहीं होता। इसी तरह ऑटिज़म या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जैसी जो कंडीशंस हैं इनके सिम्टम्स भी इससे अलग होते हैं। इसी तरह जो ग्रामर और वोकेबलरी में जो वीकनेस है वो भी इसके अंडर फॉल नहीं करती। इसी तरह अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो रिसर्चर्स के मुताबिक जो सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है इसकी प्रेवलेंस 7 से 11% स्कूल एज चिल्ड्रंस में एस्टिमेट की गई है। ये मोस्टली उन बच्चों में आइडेंटिफाई होता है जिन्हें लर्निंग या सोशल इंटरेक्शंस में नोटेबल इश्यूज़ होते हैं। अगर हम इटियोलॉजी यानी कॉजेज़ की बात करें तो इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अगर फैमिली हिस्ट्री में कम्युनिकेशन या लैंग्वेज डिसऑर्डर हो तो बच्चे को भी एससीडी यानी सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकंड आ जाएगा ब्रेन डेवलपमेंटल डिफरेंसेस। बच्चे के ब्रेन में लैंग्वेज रिलेटेड एरियाज जैसे ब्रोकास और वर्निकास रीजन्स नॉर्मल डेवलपमेंट से थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से सोशल कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज आती हैं। थर्ड नंबर पे आ जाएगा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। बच्चे अगर लिमिटेड सोशल एक्सपोजर या इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं तो सोशल फ्रेगमेंटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की जो सिम्टम्स हैं वो शो हो सकती हैं। यानी होम या स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लास्टली हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनके साथ डायग्नोसिस देने से पहले इस डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन पे पहले नंबर पे आ जाता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। अच्छा, ASD में क्या होता है कि उसमें रिस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव बिहेवियर्स भी होते हैं। जो सोशल फ्रेगमेंटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है इसमें ये चीज़ एब्सेंट होती है, सिर्फ सोशल कम्युनिकेशन इश्यूज जो होते हैं इसमें। और दूसरे नंबर पे आ जाएगा लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में मेनली ग्रामर और वोकेबलरी के प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, जबकि सोशल फ्रेगमेंटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है इसमें फ्रेगमेंटिक्स या सोशल लैंग्वेज यूज़ में प्रॉब्लम होती है। थर्ड नंबर पे आ जाता है ADHD। अच्छा, ADHD में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स अटेंशन इश्यूज़ की वजह से होते हैं, यानी यहाँ पे अटेंशन डेफिसिट आता है जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। जबकि सोशल फ्रेगमेंटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में अंडरलाइंग फ्रेगमेंटिक स्किल्स डेफिसिट होते हैं। लास्टली हम बात करते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की। अच्छा, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि बच्चे कम्युनिकेशंस को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक किस्म का फेयर या फोबिया होता है जिसकी वजह से वो अवॉइड करते हैं कम्युनिकेशंस को। लेकिन उनकी जो सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो इनहेरेंटली वीक नहीं होती, जैसे सोशल फ्रेगमेंटिक कम्युनिकेशन में देखी जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स कंप्लीट